हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 6 को पढ़ेंगे, जो कि है पार नज़र के। ये जो कहानी है हमारी पार नज़र के, ये कहानी में एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम छोटू है, जो कि मंगल ग्रह पर रहता है, पृथ्वी पर नहीं रहता है। उसके बारे में इस कहानी में पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो हमारी कहानी है, ये हमारे जो लेखक हैं डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर जी हैं, जिन्होंने इस कहानी को मराठी में लिखा है। लेकिन इस कहानी का जो हिंदी में अनुवाद किया है वो हमारी लेखिका हैं रेखा देशपांडे जी। उन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। बच्चों, ये जो कहानी है पार नज़र के, ये एक काल्पनिक कहानी है, इसको आप सत्यता न समझें। तो ये जो हमारे लेखक हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर जो हैं, ये एक बहुत बड़े भौतिकी वैज्ञानिक हैं, जिसे हम एस्ट्रोफिजिशियन भी कहते हैं। उन्होंने क्या है, तारों के बारे में बहुत सारी बच्चों पढ़ाई की है, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी हुई एक थ्योरी पर भी उन्होंने काम किया है। उन्होंने विज्ञान के ज्ञान को प्रसारित करने के लिए कई भाषाओं में अनेकों किताबें लिखी हैं, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में। तो उन्हीं में से ये कहानी है जो कि मराठी में उन्होंने लिखी है, पार नज़र की। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? पापा को काम पर जाना होता है। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच में। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे, और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हत्या ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जले रहते थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। बच्चों, ये जो खांचा के बारे में बताया गया है, एक तरीके से हमारा जो एटीएम मशीन होती है ना, उसकी तरह है। जैसे हम उसमें एटीएम अपना इंसर्ट करते हैं, उसके बाद हमारी जो प्रोसेसिंग होती है वो चलती है, और फिर जब सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो एटीएम हमें बाहर कलेक्ट हो जाता है। तो उसी तरीके से एक दरवाज़ा था जिसमें कि सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ था। उसके लिए जो सिक्योरिटी पास था उसकी ज़रूरत होती थी। सिक्योरिटी पास के बिना कोई भी उस सुरंग में नहीं जा सकता था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कराने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच लिया, लेकिन वहाँ जो सिक्योरिटी सिस्टम्स लगे हुए थे, उन्होंने किसी एक नियंत्रण केंद्र में एक तस्वीर की जाँच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। बेचारा नहीं जा पाया। अब घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल ही था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी नहीं सकता।
तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलती है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें इस विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण मतलब होता है बच्चों, ट्रेनिंग दी जाती है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर भी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी यही काम करूँगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। देखो बच्चों, छोटू के पापा ने उसको बताया है कि वो लोग क्या करते हैं। छोटू की जो फैमिली है, छोटू का जो परिवार है, वो लोग मंगल ग्रह के नीचे, ज़मीन के मंगल ग्रह पर ज़मीन के नीचे एक कॉलोनी बसी हुई है, उस पर रहते हैं। ठीक है। उन्होंने बताया कि कुछ सालों पहले क्या था, कुछ वर्षों पहले वो लोग भी धरती के ऊपर, यानी कि जैसे हम लोग रहते हैं ना पृथ्वी के ऊपर, ऐसे वो लोग मंगल ग्रह पर धरती के ऊपर रहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, प्रकृति में बदलाव हुआ, यानी कि परिवर्तन आया। वो सूरज की गर्मी की वजह से हुआ, जिसको कुछ लोग क्या हुआ, जीव जंतु वगैरह जो थे वो उससे मरने लगे। तो वो लोग इसको, गर्मी को सहन नहीं कर पाए। तो क्या हुआ, धीरे धीरे सब लोग, मतलब जो जीव थे उन सभी का अस्तित्व क्या हुआ, मिटता चला गया। तो क्या हुआ, सूरज से ही उनको रोशनी वगैरह सब मिलती थी, उष्णता मिलती थी। लेकिन ये क्या हुआ, जैसे ही प्रकृति में बदलाव हुआ तो इन सभी चीज़ों से, सूरज में परिवर्तन होने की वजह से जो प्रकृति का संतुलन था वो बिगड़ गया। तो वहाँ पर पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी क्या हुए, मर गए। किसी में भी जीवन नहीं बचा था। लेकिन इनकी जो परिवार में जो फैमिली वाले थे, यानी कि जिसे पूर्वज उन्होंने बोला है कि केवल हमारे ही जो पूर्वज थे वही इसका सामना कर पाए। पूर्वज होता है बच्चों एंसेस्टर जो होते हैं। ठीक है। तो जो छोटू के एंसेस्टर्स थे, जो पूर्वज थे, वही इसका सामना कर पाए, क्योंकि उनके पास तकनीकी ज्ञान था, टेक्निकल नॉलेज थी। तो उन्होंने क्या किया, ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। और ज़मीन के नीचे घर तो बनाया, लेकिन उन्होंने ये जो सुरंग थी, इस सुरंग में से होकर ये लोग ज़मीन के ऊपर जाते थे, जहाँ पर क्या किया था उन लोगों ने, विभिन्न यंत्रों के सहारे सूरज की जो शक्ति होती है, यानी कि सूरज की जो रोशनी होती है और गर्मी का इस्तेमाल करने के लिए उनको ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो थे, जो यंत्र थे, उनका उन्हें संचारू रूप से चलाने के लिए उनको एक जगह बनानी पड़ी। ठीक है। तो वो जो जगह थी वो उस सुरंग से होते हुए उस जगह पर जाने का रास्ता था, जहाँ पर छोटू के पापा काम करते थे। ठीक है। तो छोटू ने के पापा ने जब उसको ये बताया तो छोटू बहुत ही एक्साइटेड हुआ और उसने कहा कि मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तो यही काम करूंगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा और माँ पापा की बात सुननी होगी, उसकी माँ ने छोटू से कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है, मतलब वो अपनी जगह से इधर उधर हिल रहा है, चलता जा रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्षयान तो नहीं है? छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्षयान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है?
और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार यह अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? मतलब जो कॉलोनी के जो अध्यक्ष थे उन्होंने ये सारी बातें बोली। फिर उन्होंने कहा कॉलोनी में नंबर 1 थे एक, ठीक है, तो उनका क्या काम था देखते हैं। उन्होंने नंबर 1 से पूछा कि आपका क्या ख्याल है, तो नंबर 1 बोले कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर ही थी। उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं इस दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। इस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? वाइकिंग, अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के भी प्रयास जारी हैं।
इससे कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। यानी कि जो पृथ्वी के जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट जो थे, वो उन्होंने मंगल ग्रह पर ये जो वो था हमारा यान जो था वो भेजा था। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। ओके, तो ये जो काल्पनिक स्टोरी है ये लिखी है हमारी कहानी जयंत विष्णु नार्लिकर जी। उनके बारे में हमने शुरू में ही कहानी में बात की थी, बताया था, और मराठी से अनुवाद किया है इसमें हिंदी में रेखा देश पांडे ने। इसका प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं कहानी से। छोटू का परिवार कहाँ रहता था? तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। तो पाठ के आधार पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। उत्तर नंबर 2 है छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त इसलिए नहीं थी क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना सिक्योरिटी पास के सुरंग में प्रवेश नहीं कर सकता था। प्रश्न नंबर 3 कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? तो उत्तर नंबर 2 हम इस तरह से लिखेंगे। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने कंसोल पैनल देखा जो कि उसके पापा ने उसे दिखाया था। फिर से उत्तर को देखते हैं। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने कंसोल पैनल देखा जो कि पापा ने उसे दिखाया था। कंसोल पैनल पर लगे कई सारे बटनों में से एक लाल रंग का बटन बरबसी छोटू को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था और छोटू से रहा ना गया और छोटू ने उस बटन को दबा दिया, जिसके कारण यान से जो हाथ बाहर निकल रहा था उस हाथ ने अपना काम करना बंद कर दिया। प्रश्न नंबर 4 इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर भी कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। इस तरीके से लिखेंगे। एक समय था जब पूर्वज बिना किसी खास किस्म के यंत्रों की मदद के बिना मंगल ग्रह पर रहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वहाँ के वातावरण में परिवर्तन आने लगा। इससे धरती पर रहने वाले कई प्रकार के जीव एक एक करके मरने लगे। इस परिवर्तन का कारण सूर्य में आया परिवर्तन था। इस परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा। ठीक है, ये यहाँ पर है जो छोटू के पापा ने पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि इस तरीके से जो उनके पूर्वज थे वो रहा करते थे ज़मीन के ऊपर। ठीक है, यहाँ से ये शुरू होगा, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से हम ब्रश ले लेते हैं, आपको बता देती हूँ। इधर से होगा बगैर किसी एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर भी सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे बगैर किसी मदद के यंत्रों से। ठीक है, लेकिन ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूर्य में आया हुआ परिवर्तन। ठीक है, और बहुत ही आसान भाषा में जो मैंने आपको बताया है आप उसे लिख सकते हैं। उत्तर नंबर 4 एक समय था जब पूर्वज बिना किसी खास किस्म के यंत्रों की मदद के बिना मंगल ग्रह पर रहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। इससे धरती पर रहने वाले कई प्रकार के जीव एक एक करके मरने लगे। इस परिवर्तन का कारण सूर्य में आया परिवर्तन था। इस परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा। प्रश्न नंबर 5 कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? उत्तर लिखेंगे। कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक संस्था जिसका नाम था नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजा था। इस यान का नाम वाइकिंग था।
पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। उन्हें इस अध्ययन से यह पता लगाने की उम्मीद थी कि पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी जीवों का अस्तित्व है या नहीं। इसी उद्देश्य से उन्होंने यान मंगल ग्रह पर भेजा था। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। आपकी ये जो कहानी है पार्ट 6 पार नज़र के, ये हो गई है। इसकी स्टोरी, इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।